आपका विजय जी? जी मैम, हो जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, अब हम लोग का रिसर्च टॉपिक बहुत ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी मंडे ट्यूसडे तक आपका क्लास ओवर करने का। बाकी बीच में किसी दिन हम एक क्लास कर लेंगे जब आपका एग्जाम पास होगा ना, ठीक है। तो उस समय हम लोग एक दो क्लास कर लेंगे, ये रिसर्च की एक रिवीजन क्लास रखेंगे। चलेगा सबको? ठीक है, ठीक है ना? यस मैम। ठीक है, चलिए। प्लेगियरिज्म, अब ये होता क्या है, कुछ किसी को कुछ आइडिया हो इस टर्मिनोलॉजी के बारे में कि ये प्लेगियरिज्म क्या होता है? मैम एक तरह से इसको चोरी कह सकते हैं, और बिल्कुल ये सही, साहित्यिक बिल्कुल चोरी सही। है। यदि हम अपना कोई थीसिस या फिर कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, तो हम्म, जो भी हमने लिखा है वो अदर पहले कहीं पब्लिश तो नहीं हो चुका, एज इट इज वही मटेरियल हमने उठाकर रखा तो नहीं है, ये होगा मैम। बिल्कुल। तो प्लेगरिज्म से क्वेश्चंस आते हैं आपके, और इधर तो 2-3 साल से कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये अनइथिकल प्रैक्टिस है। अनइथिकल प्रैक्टिस किस लिए है? मतलब जैसे कि निष्ठा जी ने बताया चोरी करना, बस ये एक चोरी ही है कि हम किसी और के जो है थेसिस को चोरी कर लिए, या किसी और का कुछ हम चोरी करके अपने जो है आर्टिकल में डाल दिए। तो किसी भी तरह से चोरी करना ही आपका प्लेगरिज्म होता है रिसर्च में, ठीक है। तो ये जो है आपका और या मान लीजिए अगर हम किसी का जो है अगर मान लीजिए किसी के जैसे रिसर्च को हम देखते भी हैं और अपने रिसर्च में उसको शामिल भी करते हैं, तो उसका हम लोग को एक्नॉलेजमेंट जरूर देना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट कैसे देते हैं रिसर्च में? एक्नॉलेजमेंट कैसे देते हैं रिसर्च में? हम साइटेशन देते हैं ना, रेफरेंस देते हैं ना। जैसे मान लीजिए, रेफरेंस मैम, रेफरेंस हाँ, से नहीं देते हैं, हम्म, उसी को एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं ना, रेफरेंस जो हम बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल, कि हम किसी भी पेपर के रिसर्च पेपर को इंक्लूड करते हैं, या उस पेपर से कुछ भी हम कुछ ऐसा लेते हैं जो हमारे पेपर में भी लिखना जरूरी है, तो हमें उनका एक्नॉलेज जरूर कर देना चाहिए। अगर हम एक्नॉलेज कर दिए तो ठीक है, अगर आप एक्नॉलेज नहीं करते तो ये आपकी चोरी हो गई। फिर से ये प्लेगरिज्म में आ गया, ठीक है। तो किसी का भी आइडिया, डेटा, कुछ भी अगर आप अपने कॉपी में लिखते हैं या अपने पेपर में लिखते हैं या थेसिस में लिखते हैं, तो उनको एक्नॉलेज जरूर करना चाहिए कि आपने उनके वर्क से ये किया है, ठीक है। एकेडमिक रिसर्च इंक्लूड्स कॉपी टेक्स्ट, डेटा, इमेजेस और प्रेजेंटिंग अदर फाइंडिंग्स एज वंस ओन। आपको पता है हम लोग के यूनिवर्सिटी में कुछ है, मतलब हम लोग की यूनिवर्सिटी में नहीं, ये थेसिस का कुछ ऐसा है कि हम लोग जो एंशियंट लिटरेचर रिव्यू करते हैं ना, मैंने कहा था ना दो दो तरह का लिटरेचर रिव्यू होता है, एक होता है एंशियंट लिटरेचर रिव्यू, एक होता है मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू। तो जो एंशियंट लिटरेचर रिव्यू होता है, जो आप अपने योगा टेक्स्ट से लेते हैं, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट का जो है सूत्र है तो वो सेम सेम रहेगा, श्लोका हो या सूत्र हो वो तो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आपने उसका मीनिंग कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वो भी प्लेगिज्म है। उस श्लोका या सूत्र का मीनिंग भी आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। ये नहीं कि जो है वो श्लोका और सूत्र हम कॉपी कर रहे हैं और उसके बाद जो नीचे मीनिंग है उसको भी हमने कॉपी करके डाल दिया, तो वो भी प्लेगिज्म में आ जाता है आपका, ठीक है। हमारे ही यूनिवर्सिटी में एक दीदी है, उनका 35% जो है प्लेगिज्म सिर्फ इस कारण आ गया क्योंकि उनके थेसिस में श्लोका और सूत्र बहुत था और उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया था सारा, मतलब मीनिंग भी जो है कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो जो श्लोका है, सूत्र है, वो तो सेम ही होगा, उसमें हम चेंज कर नहीं सकते, वो तो यूनिवर्सल है। लेकिन उसका जो मीनिंग हम इंग्लिश में लिखते हैं, उसको जो है आपको अपने लैंग्वेज में लिखना होगा, ठीक है। नहीं तो वो भी प्लेगरिज्म में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यूजीसी गाइडलाइन यही आता है आपके एग्जाम में कि 10% होता है तो क्या होता है, 10 से 40% होता है तो क्या होता है, 40 से 60% होता है तो क्या होता है, एबव 60% होता है तो क्या क्या होता है। मेनली जो है आपका यही होगा, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है हमारे नेट नेट एग्जाम के लिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो अगर 10% तक प्लेगिज्म होता है, जैसे मान लीजिए मुझे अभी अपना थेसिस जमा करना है यूनिवर्सिटी में, तो 10% तक वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि चलो 10% तक हो सकता है, ठीक है, हो सकता है मेरे पेपर से ही कुछ इंक्लूड हो गया हो सकता है। तो 10% तक अगर आपका आता है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल है, ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 10% हम मान के चलते हैं कि इसमें जो है प्लेगिज्म कहीं ना कहीं होगा,
ठीक है। 10 से 40% अगर रहता है, तो अगर 10 से ऊपर आ गया, अगर 12 भी आ गया, तो फिर से हमें रीसबमिट करके देना होता है। वो अंडरलाइन करके दे देते हैं कि ये चीज, जैसे अभी मैं आपको बताई ना कि जो श्लोक और सूत्र है, अगर उसका मीनिंग भी जो है आपने कॉपी कर लिया, तो वो भी जो है आपका प्लेगरिज्म में आ जाता है। तो प्लेगरिज्म में जो है अगर 40% तक होता है, तो हमें थेसिस को फिर से ठीक करके उसको रीसबमिट करना होता है। 40% तक जो है अगर आपका है, ठीक है। हम लोग की यूनिवर्सिटी में 10 से 12% तक लेते हैं, लेकिन अगर 12% भी आ गया किसी किसी का, तो वो 2% भी वो आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपका आ रहा है, तो उसको आपको फिर से चेंज करके फिर से उसको डी सबमिट करना होता है, और फिर से वो चेक करते हैं। जब चेक करने में वो आ जाता है कि नहीं, चलिए ये 2% का था या 4% का था या 10% का था, वो खत्म हो गया, तो फिर से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 40% तक में क्या होता है कि 10% में आपका एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये ग्रीन सिग्नल है, ये आपका येलो सिग्नल हो जाता है कि 40% में आपको रीसबमिट कर सकते हैं। आप उसको फिर से करेक्ट करके, जहां भी आपका जो है प्लेगरिज्म आ रहा है, उसको जो है आप चेंज करके फिर से उसको जो है आप रीसबमिट करते हैं। 40 से 60% तक क्या होता है कि सिग्निफिकेंट प्लेगरिज्म माना जाता है, कि may lead to penalty such as withholding of the research paper or thesis and suspension of the submission privilege। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 40 से 60% में चले गए, जैसे मान लीजिए मैं अपना थेसिस जमा करती हूँ और मेरे थेसिस में 40% आ गया, ठीक है, तो 40 से 60% तक जो है अगर आ गया, तो मुझे फिर उसमें पेनल्टी, इसमें बहुत बार क्या होता है कि गाइड पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है, गाइड को भी इसका जो है मतलब उस पर भी पेनल्टी लगता है, ठीक है। तो यानी तो आपका जो है इसमें ऐसा तो नहीं होता है कि आपका रिसर्च कैंसिल कर देते या कुछ इस तरह का, लेकिन आपको जो है उसको 3 साल 4 साल 5 साल उसको होल्ड पे डाल डाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो है 40% तक तो सबमिशन में जाता है, जैसे 40% के बाद होता है तो वो गुना हो जाता है हमारे लिए। ये समझिए आपका रेड सिग्नल का काम करता है, जैसे ही 40% पे आ जाता है तो 40 से 60% तक जो है क्या होता है, वो होल्ड पे डाल डाल देते हैं, या किसी तरह का भी, हर यूनिवर्सिटी का पेनल्टी का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने 1 साल तक जो है होल्ड पे चला चला जाता है, यानी तो वो हायर अथॉरिटी को जाता है, फिर उनके सिग्नेचर के बगैर जो है वो काम आगे नहीं बढ़ता है आपका, ठीक है। तो पेनल्टी का अपना अलग अलग तरीका होता है, कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि रिसर्च पेपर को होल्ड कर दिया, आपके थेसिस को होल्ड कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका जो है अति हो गया मतलब 60% क्या, आपका 60% एबव हो गया, मतलब जो चोरी है आपका वो 60% से ज्यादा हो गया, तो इसमें क्या होता है कि कैन रिजल्ट सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस सच एज डिसमिसल फ्रॉम एकेडमिक प्रोग्राम और बैन फ्रॉम फ्यूचर सबमिशन। तब तो आपका पीएचडी आप भूल ही जाइए फिर अपनी अपनी डिग्री। अगर 60% से ज्यादा हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है मतलब पीएचडी ही प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसको ही कैंसिल कर देंगे। तो जब भी हम थेसिस जमा करते हैं, तो एक बार जो है हमें इसका सॉफ्टवेयर होता है चेक करने के लिए। सॉफ्टवेयर का जो है अलग अलग नाम होता है, जैसे टर्निटिन होता है, ये ग्रामरली के थ्रू भी हम चेक करते हैं। उसके बाद और भी अभी बहुत सारे एआई टूल आए हुए हैं, उसके थ्रू भी होता है चेक। तो ये सॉफ्टवेयर होता है जो चेक करके बताता है कि जो है प्लेगरिज्म कितना है इसमें, ठीक है, कितना परसेंट है। तो 10% तक ओके है, 40% तक आपको रीसबमिशन का चांस देते हैं, और 40 से 60% जैसे ही होता है आपको पेनल्टी लगाते हैं, और एबव 60% होता है तब तो आप अपनी पीएचडी भूल जाइए फिर, ठीक है। आपको एकेडमिक प्रोग्राम से हटा दिया जाता है या बैन कर दिया जाता है आपको फ्यूचर सबमिशन के लिए। इसमें तो रीसबमिशन का भी आपको मौका, इसमें कुछ समझते ही नहीं है, इसमें तो फिर आपकी कैंसिल हो गई फिर पीएचडी, ठीक है। तो चोरी का परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पे कि कितने चोरी पे जो है, क्योंकि 10% तक मानते हैं कि अनइंटेंशनली भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक तरह के रिसर्च में बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि 10% तक वो मानते हैं कि चलो 10% तक ओके है। 10% से ज्यादा 40% तक भी ये लोग सबमिशन ले लेते हैं कि एक बार आपको फिर से सबमिट करना होता है। लेकिन जैसे ये जो है आपका 40 से एबव चला जाता है, तो फिर यहाँ दिक्कत आने लगती है कैंडिडेट को, और 60% में तो वो सुनते ही नहीं है, आपका कुछ भी नहीं सुनेंगे, सीधे कैंसिल कर देंगे पीएचडी आपका, ठीक है। तो ये आपका प्लेगरिज्म। अच्छा ये बताइए, प्लेगरिज्म क्या सिर्फ थेसिस के ऊपर ही एप्लीकेबल है?
नो मैम, रिसर्च पेपर वगैरह के लिए भी। वेरी गुड, ये रिसर्च पेपर के लिए भी है। हम लोग जो रिसर्च पेपर लिखते हैं, ये रिसर्च पेपर में भी जो है हमसे जर्नल पूछती है कि आप प्लेगरिज्म चेक करके भेजिए। तो हम लोग ग्रामरली से या जो पेड ग्रामरली का वर्जन रहता है, फ्री वाले में तो वो चेक करके नहीं बताता है, लेकिन जो पेड लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो जो है फिर हमें बताता है कि कितना परसेंटेज प्लेगरिज्म है और कहाँ कहाँ पे है। वो उस सेंटेंस को या उस वर्ड को वो हाईलाइट करता हुआ जाता है और वो आपको बताते जाता है ये 1% है, ये 2% है, ये 4, मतलब हाईलाइट करते हुए जाता है। आपको उसको फिर चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है। और जो आपके नेट में आता है ये यही आता है कि 10% है तो क्या होगा, 10 से 40% है तो क्या होगा, 40 से 60% है तो क्या होगा। और ये तो अपराध ही हो गया, फिर इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर एबव 60% है तो इसमें तो कोई कोई गुंजाइश ही नहीं है फिर आपका। ठीक है, यहाँ तक तो फिर भी वो सुन लेंगे, लेकिन जैसे अब 60% होगा फिर तो आपका मतलब फिर पीएचडी भूल भूल जाइए फिर अब अपना। ठीक है, कि चोरी ही ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये था आपका प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म के जो सॉफ्टवेयर है, टर्निटीन बहुत फेमस है, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है। मतलब लाखों में इन लोग का जो है सॉफ्टवेयर का दाम होता है। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी वगैरह में जैसे ग्रामरली ऐसे सबसे जो स्टैंडर्ड मानते हैं वो टर्निटीन को ही मानते हैं। लेकिन क्योंकि ग्रामरली सब चीफ होता है, तो इसीलिए जो है 14-15 हजार तक आता है हम लोग का। तो फिर उसमें भी हम चेक करके भेजते हैं, तो उसको भी मानते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने नेट के लिए ध्यान रखना है कि 10% में क्या होगा, कंसीडर कर लेंगे ग्रीन ग्रीन सिग्नल है। 10 से 40% में जो है आपका येलो सिग्नल है कि आपको एक रीसबमिशन का मौका मिलेगा। और जैसे ही 40% और एबव हो जाता है तो फिर ये रेड सिग्नल है। फिर तो ये आपको यहाँ बहुत दौड़ा भगाएंगे जो हायर अथॉरिटी होती है। 60% तो फिर भी सुन लेंगे, लेकिन जैसे अब 60% होगा वो आपका पीएचडी ही कैंसिल कर देंगे और कभी भी आप पीएचडी नहीं कर सकते, फ्यूचर के लिए भी बैन कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए चोरी करने के पहले सावधान। ठीक है, आया समझ में सबको ये क्या होता है, प्लेगरिज्म क्या है, समझ में आया कि चोरी यस क्या होता है। ठीक है, तो मैम, हम लोग की यूनिवर्सिटी डिजर्टेशन में भी लेती प्लेगरिज्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेजिटेशन में लेती है, उसमें 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 भी लेती है, क्योंकि उस तरह वो आपका इन शॉर्ट वो थेसिस ही हो गया। बस हम पीएचडी प्रोग्राम है तो हम थेसिस बोल देते हैं, और मास्टर का प्रोग्राम है तो हम डिजिटेशन बोल देते हैं। यस मैम। ठीक है, तो उसमें भी होता है। जब हम पेपर पब्लिकेशन के लिए देते हैं, जर्नल में जब अपना पेपर पब्लिकेशन के लिए डालते हैं, तो उसमें भी जो है मांगता है। और थेसिस में, जैसे अभी मैं थेसिस लिख रही हूँ, तो मुझे थेसिस पहले मैं बाहर से एक बार चेक कराऊंगी कि उसमें कितना प्लेगिज्म आ रहा है। उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, फिर वहां पे डालूंगी। ठीक है, तो 10% से ज्यादा होता है तो फिर से हम लोग को देते हैं कि अपना ठीक कर लो। वो बता के देते हैं कि यहाँ 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 पे तुम्हारा प्लेगरिज्म शो हो रहा है, तो फिर से उसको हम करेक्ट करके फिर लाइब्रेरी में भेजते हैं। ठीक है, फिर से वो चेक करते हैं, फिर वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। ये सारा काम जो है गाइड के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए प्लेगरिज्म समझ में आ गया है। तो इथिक्स देखिए कुछ भी नहीं है। इथिक्स इथिक्स क्या होता है, अगर इथिक्स की बात करें तो अगर हम रिसर्च में नहीं, ऐसे ही लेमन टर्म में बात करें तो इथिक्स का क्या 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 मतलब होता है। आपकी गुड वैल्यूज मैम, कि वेरी किसी वेरी की। गुड, वेरी गुड। कि जो है इथिक्स का मतलब कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारा इथिक्स क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं निष्ठा जी पे रिसर्च की, उनका डेटा मेरे पास आ गया, तो मैं क्या करूं, मैं सारे एमडीवाई में बांट दूं कि उनका हाइट कितना है, वेट कितना है, उनको क्या बीमारी है। क्या इथिक्स होगा ये एज ए रिसर्चर? नो ये मैम। बिल्कुल इथिक्स नहीं होगा। आपके डेटा को प्राइवेट रखने की जिम्मेदारी मेरी है एज ए रिसर्चर। जो भी डेटा मेरे पास है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको इधर उधर कर दूं। वो उस डेटा की जिम्मेदारी मेरी है, मतलब कोई किसी को हर्ट नहीं हो। ठीक है, किसी को बुरा नहीं लगे। ऐसा नहीं है कि मैं डायबिटिक पे कर रही हूँ और डायबिटीज पेशेंट मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो मैं अब पेशेंट बनाने के लिए जबरदस्ती अब उसको शुगर खिला रही हूँ, शुगर पे शुगर खिला रही हूँ कि इसको डायबिटीज हो जाए तो मुझे एक सैंपल मिल जाएगा। तो क्या इथिक्स है? ये इथिक्स नहीं है। तो जो भी आपके रिसर्च में जो है, इथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड वार के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वार तक जो है, सेकेंड वर्ल्ड वार तक ऐसे रिसर्च हुए हैं
कि उसमें जो है लोगों के जान मतलब जो है लोगों को जान जान तक गया है उनका, मतलब जब वो जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। अब बहुत बुरा रिसर्च होता था वर्ल्ड वॉर, क्योंकि उसमें उस समय तक इथिक्स नहीं बना था। तो अभी होता है ना कि हम लोग पहले जानवर पे करते हैं, फिर उसके बाद आदमी पे देखते हैं, एक साइकिल है, एक इथिक्स है। पहले वर्ल्ड वॉर 2 तक जो है कोई इथिक्स नहीं हुआ करता था रिसर्च में। रिसर्च में जो है पहले का जब आप रिसर्च पढ़ेंगे उसमें तो बहुत भयानक भयानक रिसर्च हुआ है आदमियों के ऊपर, डायरेक्ट आदमी के ऊपर ही कर दिए, या डायरेक्ट बच्चों के ऊपर ही कर दिए उस समय के साइंटिस्ट। अमेरिका वगैरह में बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसका कोई इथिकल प्रिंसिपल ही नहीं था। वर्ल्ड वार के बाद जो है इथिक्स बना, एक इथिक्स कमिटी बनी। जब बहुत ज्यादा ये लोग शोषण करने लगे, जब ये साइंटिस्ट लोग बहुत ज्यादा जो है लोगों पे जो है रिसर्च करना शुरू कर दिए, रिसर्च में जो है मर भी जाते थे लोग, उनका कोई भी वैल्यू नहीं था। जो भी गरीब देश के लोग थे, जैसे कि आपका अफ्रीका हो गया, इंडिया भी था हम लोग का, तो उस पे पुअर कंट्री के लोगों पे ये लोग रिसर्च करते थे। ठीक है, और उनको पता नहीं होता था कि ये कर क्या रहे, तो उनकी जान भी चली चली जाती थी। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, जब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो एक एथिक्स कमिटी बनी कि जो है जो भी रिसर्च करेगा, जो भी साइंटिस्ट है, वो इसको फॉलो करेंगे और वो लिखेंगे भी पेपर में कि हमने इनके प्रिंसिपल को फॉलो किया है। जैसे बच्चों का इथिक्स का अलग होता है, हेलेंस्की बोलते हैं उसको। तो देखिएगा जो भी बच्चों का पेपर होगा उसमें लिखा होता है कि जो इथिकल प्रैक्टिस है वो अकॉर्डिंग टू हेलेंस्की हमने फॉलो किया है अपने रिसर्च में। ठीक है, तो इथिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज पे रिसर्च करते हैं तो हमारे सैंपल को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होने चाहिए, उनके डेटा को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर रिसर्चर ऐसा करता है तो वो अनइथिकल प्रैक्टिस है, और जो सैंपल है उसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई कर सकता है। अगर आपके किसी भी डेटा को छेड़ा जा रहा है, या उसको एक्सपोज किया जा रहा है, या उसको जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सैंपल्स का पूरा राइट है उस रिसर्चर के ऊपर केस करने का, क्योंकि जो चीज इथिक्स में नहीं आता है वो इनलीगल प्रैक्टिस है। लीगली उसके थ्रू आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम रिसर्च करें तो हमारे रिसर्च से किसी को तकलीफ नहीं हो। ठीक है, तो रिसर्च इथिक्स क्या है कि रिसर्च इथिक्स रिफर्स टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल गाइडलाइंस दैट गवर्न द रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्चर टू एंश्योर honesty, integrity, transparency and respect for all stakeholders in the research process. ठीक है, उसके ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना है, उसके जो ऑनेस्टी को बनाए रखना है। मतलब आप एज ए रिसर्चर आपको एक जिम्मेदार रिसर्चर होना होगा। ये नहीं कि हम अपने मतलब के लिए किसी को भी मार दिए, किसी को भी बीमार कर दिए, किसी को भी सैंपल बना लिए। ठीक है, तो उस समय गरीबों का बहुत शोषण होता था, जो गरीब कंट्री होती थी। इसके कारण ये कमेटी बनी, और इस कमेटी के बनने के बाद रिटर्न में सबको लिखना होता है। आप भी जब कल को रिसर्च करेंगे तो आपको अपने पेपर में लिखना होगा, उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, अब कोर प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च इथिक्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, देखिए ये सब तो जो है आपको क्वेश्चन देख के ही आ जाएगा। अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो ये सारी वर्ड आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ठीक है, रिसर्चर मस्ट प्रेजेंट ट्रूथफुल एंड एक्यूरेट डेटा, अवॉइडिंग फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड सेलेक्टिव रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। तो एज ए रिसर्चर क्या होना चाहिए, उसको अपने रिसर्च में ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट कैसे होना चाहिए कि जो भी डेटा उसने लिया है वो एक्यूरेट डेटा चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा जो है मैं टाइप अल्फा एरर कर दूं या टाइप 1 एरर कर दूं, कि मेरा डेटा जो है कोई रिलेशन योगा का जो है डायबिटीज पे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं डेटा चेंज करके डायबिटीज का रिलेशन निकाल दी इससे योगा से, कि जो योगा कर रहा है उसका तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, उसका शुगर लेवल तो बहुत कम आ गया है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अवॉइड फॉल्सिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन वही हुआ कि जो है हम कुछ मिला, हमने डेटा कुछ लिया और उसको चेंज, और उसको जो है कुछ भी अपने मन से एक्सपर्ट हम कर दिए। फैब्रिकेशन मतलब होता है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा है उसको और अपने मतलब के लिए, और उसको जो है ना फैब्रिकेट कर देना, मतलब कि जो है ना अपने मतलब के लिए जो है उसको चेंज कर देना। ठीक है, तो ये सब ऑनेस्टी होना चाहिए। इन शॉर्ट जो है रिसर्चर के पास ऑनेस्टी होना चाहिए। ये सारे वर्ड्स जो है फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, ये सब ध्यान ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब जो है आपके कभी कभी पूछ दे, ये सब वर्ड आता है कभी कभी आपके इसमें।
ठीक है। तो ऑनेस्टी होना चाहिए। ऑनेस्टी मतलब आपका जो भी आपने डेटा लिया है उसी डेटा पे आपका एनालिसिस होना चाहिए। अपने मतलब के लिए डेटा चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है, या उसका जो है गलत इस्तेमाल या कहीं और से उसको जो है माइन्यूटली उसको जो है फैब्रिकेट मतलब उसको जो है कंडीशन नहीं करना चाहिए अपने हिसाब से, ठीक है। इंटीग्रिटी, research must be conducted in a consistent and reliable manner following agreed protocol and maintaining rigorous standard। अच्छा, ये मुझे बताइए कि इंटीग्रिटी अगर मैं योगा में बात करूं तो हमारा इंटीग्रिटी योगा में क्या होगा? अगर एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है ना, अगर हम कल को योगा देने किसी को जाएंगे तो उस हमको क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा? मान लीजिए आप एक स्कूल में योगा प्रैक्टिस देने जाते हैं तो आपका प्रोटोकॉल क्या क्या होगा? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैम। हाँ हाँ। तो प्रोटोकॉल क्या क्या होगा? मान लीजिए मुझे कल योगा देने जाना है, कल से मेरा रिसर्च शुरू है, तो मैं क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करूंगी? समय पे प्रोटोकॉल जाएंगे, कि मैं समय पहले, पे हाँ समय बताइए। पे जाएंगे, समय पे जाएंगे, सूचित करेंगे ठीक है, ठीक है, और समय पे जाइए। और बच्चों से बात करेंगे ग्रुप में। बच्चों से बात करेंगे। और अब जैसे और मान लीजिए कि आप योगा प्रैक्टिस देते हैं, तो योगा प्रैक्टिस में क्या होता है, हम 3 घंटे का गैप होना चाहिए ना खाने के बाद, यानी तो आप लंच के 3 घंटे पहले दीजिए, लंच के 3 घंटे के बाद दीजिए। जब भी बच्चा योगा करता है या हम आसन करते हैं तो कहते हैं ना कि 3 घंटे का कम से कम जो है फास्टिंग होना चाहिए, ठीक मैम है। उसे यदि स्कूल में प्रोटोकॉल ये हो सकता है कि जो एज वाइज होने चाहिए, क्लास वाइज स्टूडेंट्स होने चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि और अगर योगा प्रैक्टिस देने जा रहे हैं तो आपका जो है क्या क्या प्रोटोकॉल मतलब होता है कि आपको क्या क्या रोज करना है, मतलब जो एक रूटीन वर्क होता है ना, तो रूटीन वर्क में जैसे कि मेरा स्कूल में था तो मैं सबको बताई थी कि तुम्हारा लंच लंच ब्रेक कब होता है, उनको आसन देना है। तो आसन तो हम खा के नहीं करते ना कि तुरंत लंच हो गया तुरंत बच्चों को आसन करा दिया हमने, ऐसा होता है क्या? आपके खाने के टाइम के 3 घंटे पहले होना चाहिए, यानी तो 3 घंटे बाद, जैसे कि हमने खाना खा लिया, लंच टाइम हो गया, तो उसके 3 घंटे के बाद आपको उनको योगा देना है। ये योगा प्रोटोकॉल है। जब भी आप रिसर्च करेंगे इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा कि या नहीं तो आप लंच के पहले दीजिए उनको योगा, और या नहीं तो अगर आपको स्कूल में टाइम मिल रहा है कि नहीं उनको लंच के बाद देना है, कोई फ्री पीरियड नहीं है लंच के पहले, तो आपको जो है 3 घंटे का कम से कम ब्रेक होना चाहिए आपके लंच टाइम और योगा देने के पहले, है ना। खाने के तुरंत बाद हम लोग को योगा नहीं कराना है किसी से भी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बड़े एडल्ट हो, चाहे वो बच्चे हो, किसी से भी हमें जो है ऐसा नहीं है कि वो लंच कर लिया और तुरंत हम उनको योगा कराना शुरू कर दिए, तब तो फिर उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो सेटल प्रोटोकॉल होता है हर रिसर्च में, चाहे वो योगा हो, जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, चाहे वो कोई दवाई हो। हर दवाई, एक होता है ना कि खाली पेट में खाना है, खाने के बाद खाना है, तो ये सब ना प्रोटोकॉल है और वो रिसर्चर को पता होना चाहिए, ठीक है। एक तरह से आसन प्राणायाम जो हम दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि वो कभी भी कर ले हम, ठीक है। आपको मैं एक छोटा सा बात बताती हूँ। जब मैं योगा मॉड्यूल बनाई थी तो मैंने उसमें ज्ञात्री मंत्र दिया था कि जो बच्चे हैं ज्ञात्री मंत्र भी चांट चांट करेंगे। तो जितने जो भी एक्सटर्नल एक्सपर्ट थे, मैंने आपको बताया था ना इंटरनेट रिलायबिलिटी, तो जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट थे उसमें क्या हुआ कि 60% एक्सटर्नल एक्सपर्ट ने मना कर दिया कि ज्ञात्री मंत्र चांटिंग हम नहीं देंगे। तो मैं क्योंकि एक एक्सपर्ट जो जिन्होंने मना किया था वो हमारे यूनिवर्सिटी के ही थे, तो मैं उनसे पूछी कि सर आपने क्यों मना कर दिया, क्योंकि ज्ञात्री मंत्र चांटिंग तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब भी हम मंत्र देते हैं मनीषा, तो हम मंत्र ऐसे नहीं कराते हैं, मंत्र का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक स्पेसिफिक तरीका होता है कि हम आरती पढ़ते हैं या कभी, तो उसका एक स्पेशल प्रोटोकॉल, ऐसा नहीं है कि हम बैठे बैठे मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए, हमें नहा के बैठना होता है। और मंत्र जो ज्ञात्री मंत्र है उसका एक सर्टेन प्रोटोकॉल है, पता है, उसको ऐसे नहीं पढ़ते जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ओम भू, मतलब उसको खींचना होता है इस सेंटेंस को। आप देखिएगा जो ब्राह्मण होंगे जिनको पता होगा, जो मंत्र का उच्चारण करना जानते होंगे, वो गायत्री मंत्र कभी भी ओम भू बस ऐसे करके नहीं पढ़ते हैं, इसका एक तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। तो हम उस तरह से लेके चलते हैं, और कभी भी हम मंत्र अपने अगर मॉड्यूल में रखते हैं तो उसके बहुत मंत्र में बहुत शक्ति होता है, तो मंत्र हम कभी भी ऐसे नहीं कर लेते खा खा पी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। आप जो
प्रेयर करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने सहना भवतु किया या सर्वे भवन्तु किया, तो ये हम कभी भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। लेकिन अगर हम कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक टाइम होता है, उसका एक स्पेसिफिक समय होता है, और उस मंत्र को प्रोनाउंस करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। तो ये सारे प्रोटोकॉल में आते हैं। तो इसीलिए वो गायत्री मंत्र जो है मुझे मॉड्यूल से हटाना पड़ा, क्योंकि 60% जो एक्सपर्ट थे उन्होंने मना कर दिया उसके लिए। तो मुझे ये नहीं समझ में आया उस समय कि क्यों मना कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो फिर मुझे जाकर के मेरे सर ने कहा कि जब भी हम मंत्र का यूज करते हैं तो हम लोग को बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए उस समय, क्योंकि मंत्र ऐसे कभी भी हमें बहुत लोग होते हैं ना कि मंत्र बजा करके जो है वॉक करने लगते हैं, घर में खाना खा रहे हैं, फिर भी मंत्र तो नहीं करना चाहिए। मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है, उसको उसी समय करना, उसको उसी समय बजाना चाहिए या उसी समय बोलना चाहिए जब आप जो है उस स्थिति में हो, मतलब उस ब्रेन को लेके बैठे हो, उस मेंटल लेवल को लेके बैठे हो। कभी भी हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जब भी मंत्र की बात आती है तो, ठीक है। और मंत्र का एक प्रोनाउंसिएशन करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज होना चाहिए, तो इसीलिए जो है उन्होंने मेरे मॉड्यूल से उस मंत्र को हटा दिया, ठीक है। तो ये जो है प्रोटोकॉल है, ये हमें जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें ये सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका प्रोटोकॉल है अगर हम योगा की बात करते हैं तो। बाकी सबके भी अपने अपने प्रोटोकॉल है, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उनका अपना अपना प्रोटोकॉल होगा कि उनको कैसे देना है, किस समय देना है, क्या देना है, ये सब चीज का अपना तरीका होता है। किसी भी समय हम कुछ भी नहीं स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मैं आपको बताई हूँ, क्या होता है ऑब्जेक्टिविटी बताइए। रिसर्च की में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी मैम। जी मैम। ऑब्जेक्टिविटी होता है कि, सब्जेक्टिविटी पहले समझिए। सब्जेक्टिविटी होता है कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि मैं तो योगा दूंगी तो डायबिटीज के लोग तो पक्का ठीक हो जाएंगे। मतलब मैं अपने विश्वास से, मेरे पास कुछ जो है प्रूफ नहीं है, कोई क्लेम नहीं, बस मैं अपने दिमाग से सोच रही हूँ कि योगा तो डायबिटीज पे काम करेगा ही करेगा। तो जो आप जब सेल्फिश हो जाते हैं अपने सोच को लेकर के, तो वो सब्जेक्टिविटी रिसर्च, वो सब्जेक्टिव रिसर्च कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो वो सब्जेक्टिव मतलब आप अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से, अपने विश्वास के हिसाब से चीजों को सोच के कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी क्या हुआ? ऑब्जेक्टिविटी हुआ कि जो रिजल्ट आता है आपको उसी को फॉलो करना है। ये नहीं कि अगर मान लीजिए योगा नहीं काम किया तो ठीक है, नहीं काम किया, हमने अपना ये बनाया था वो नहीं काम किया, डायबिटीज वालों पे असर नहीं हुआ उसका, तो हमें वही लिखना है। ये नहीं कि जो है नहीं मुझे पूरा विश्वास है, ये मेरा जो है थिंकिंग है, ये मेरा सोच है, तो मैं अपने सोच को ही डाल दी उसमें, ठीक है। तो रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए रिसर्च में, कि जो रियल रिसर्च है, जो आपका रियल रिजल्ट है वो होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है ऑब्जेक्टिविटी में कि रिसर्चर मस्ट अवॉइड बायसेस दैट कुड अफेक्ट देयर रिजल्ट, सच एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और पर्सनल बिलीफ। पर्सनल बिलीफ क्या हो गया आपका, कि आप ये सोचते हैं कि योगा काम करेगा तो आपने जबरदस्ती अपने रिसर्च को कर दिया कि नहीं योगा काम किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो आपका रिजल्ट आए वही आपको मेंशन करना है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि जो है आप अपने इंटरेस्ट के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना पड़ता है अपने पेपर में, आप सारे रिसर्च पेपर में देखेंगे कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन माय रिसर्च पेपर, ठीक है। कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि कुछ आपने पेपर में डाल दिया, या कोई इशू, कोई ऐसा सेंटेंस डाल दिया, कोई ऐसा इशू हो गया कि जिससे जो है कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस है आपके आपके रिसर्च को लेकर के, तो हम लोग को ये मेंशन करना पड़ता है पेपर में। हर पेपर में देखेंगे, जब भी आप कोई पेपर पे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है, ये इथिक्स है कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिसर्च इन माय पेपर, इन द रिसर्च, ठीक है। कोई अपना पर्सनल बिलीफ को नहीं शामिल करना है अपने रिसर्च में, अपने रिजल्ट में। जो रिजल्ट आया है आपको वही दिखाना है। नहीं आया है रिजल्ट तो दिखाना है कि योगा का काम नहीं हुआ, आया है तो दिखाना है कि हाँ नहीं योगा ने काम किया, ठीक है। तो उसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, कि रिसर्च जो है ऑब्जेक्टिविटी होता है।
कॉन्फिडेंशियलिटी मैं आपको बताई थी कि आपका डेटा मेरे पास आ गया, मैंने आपके ऊपर रिसर्च किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डेटा आ गया तो मैं जो है सौरभ जी को बता रही हूँ कि निष्ठा जी का क्या आया है, और सौरभ और निष्ठा जी को बता रही हूँ कि सौरभ जी का डेटा क्या है। नहीं, सबका डेटा पर्सनल है, और इसकी प्राइवेटी, जो आपका प्राइवेट डेटा है वो बिल्कुल प्राइवेट ही रखना है। ये एक काम वो रिसर्चर का है, उसको कहीं एक्सपोज नहीं करना है। इसीलिए जब भी हम लोग जो है जब भी हम लोग डेटा जब आता है तो वो नाम से ही आता है, लेकिन उस नाम का कोडिंग हो जाता है। वो नाम यानी तो ABCDC हो जाता है, यानी तो 1 2 3 हो जाता है। मतलब पहले डेटा को कोडिंग करना पड़ता है। जैसे उसका नाम हो गया, उसका नाम सबसे पहले कोडिंग होता है। जैसे मैं किसी स्कूल से की तो बच्चों का जो नाम है, जो भी है, नीलेश, अखिलेश, जो भी नाम है, उसमें क्या करेंगे, हम उस नाम को कोड कर देंगे ताकि पता नहीं चले कि वो किसका डेटा है, किस बच्चे का डेटा है। ठीक है, तो इसको कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं कि पार्टिसिपेट इंफॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट प्राइवेट एंड यूज्ड ओनली फॉर रिसर्च पर्पस रिस्पेक्टिंग देयर राइट टू एनोनिमिटी। मींस कि जो है सिर्फ हमें रिसर्च पर्पस के लिए उसका डेटा इस्तेमाल करना है, इसके अलावा हम उसका जो डेटा हमारे पास आया हुआ है हमारे सैंपल का, उसको और किसी चीज के लिए हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, इथिकल गाइडलाइन फॉर ह्यूमन एंड एनिमल सब्जेक्ट। अब देखिए, जब भी हम ह्यूमन पे या नहीं कोई भी एनिमल सब्जेक्ट, मतलब जब भी हम ह्यूमन पे जो है रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें जो है उनसे कंसेंट लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपका माइक ऑन है, जैसे मान लीजिए इन्फॉर्म कंसेंट हो गया कि जैसे मान लीजिए कि मुझे आपके ऊपर जो है एक होता है कंसेंट, एक होता है इन्फॉर्म कंसेंट। जैसे कि बच्चे के ऊपर आप करते हैं तो एक तो कंसेंट हमें पेरेंट्स से लेना पड़ता है और इन्फॉर्म कंसेंट हमें बच्चों से लेना पड़ता है। ठीक है, तो कंसेंट क्या होता है कि मैं उनको बताना होता है कि मैं आपको योगा कराऊंगी, योगा में ये आसन होगा, ये प्राणायाम होगा। ठीक है, आपको हो सकता है कि योगा करने के बाद अच्छा ना लगे तो आप किसी भी टाइम जो है हम इस स्टडी से क्विट कर सकते हैं। बहुत बारी क्या होता है कि बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए कि शीर्षासन हो गया, या बहुत बच्चे क्या होता है कि करने के बाद अच्छा महसूस नहीं करते हैं फर्स्ट डे, तो हम लोग को उनको बताना होता है और ये लिखित में देना होता है। ये कंसेंट फॉर्म जो है WHO का फॉर्मेट है, उसको जो है उस फॉर्मेट को हमें तैयार करना होता है उस फॉर्मेट में, और उसके बाद उसको लिखित में देना होता है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कि हम इनको योगा प्रोग्राम देंगे, आसन देंगे, प्राणायाम देंगे, और ये इतने मिनट का होगा, इतने घंटे का होगा, इस दिन हम कराएंगे, और आप कभी भी मेरे रिसर्च से जब भी कंफर्टेबल फील ना करें तो आप क्विट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें उनको लिख के देना होता है। हम किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मान लीजिए कि 10 बच्चे मेरे पास है, उनको 10 को मैं आसन प्राणायाम दे रही हूँ और उसमें से 2 बच्चा ऐसा हो बोले कि मुझे नहीं करना है, तो हम उनको जबरदस्ती नहीं करेंगे तुम करो। ठीक है, हम किसी भी स्टेप पे हमें जबरदस्ती नहीं करना है। अगर पार्टिसिपेंट नहीं करना चाह रहा है, बीच से छोड़ना चाहता है, तो उसको पूरा राइट्स है कि उस स्टडी को वो छोड़ दे। ठीक है, तो हमारे स्टडी का जो भी देखिए लिखा हुआ है ना, इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट क्या है कि पार्टिसिपेंट मस्ट बी फुली इन्फॉर्म अबाउट द स्टडी पर्पस, प्रोसीजर्स, रिस्क एंड बेनिफिट एंड मस्ट वॉलंटरियली एग्री टू पार्टिसिपेट। वॉलंटरियली मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना वॉलंटियर बन के गया है, तो वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं करना है उसको कि हम जबरदस्ती का तुमको दे रहे कि नहीं तुमको करना पड़ेगा, तुमको 1 घंटा रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते हैं। वो अपने स्वेच्छा से पार्टिसिपेट करेगा। अगर उसका स्वेच्छा नहीं होगा तो वो कभी भी क्विट कर सकता है। उसको आपकी स्टडी का पर्पस पता होना चाहिए, प्रोसीजर आप क्या क्या करेंगे, उसका रिस्क क्या हो सकता है, ये सारा कुछ जो है आपको बताना होगा। उसके बाद ही आप अपना जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कंसेंट फॉर्म साइन कराना पड़ता है। और आजकल तो इंश्योरेंस आया हुआ है। बहुत बारी क्या होता है कि बहुत सारा जो रिसर्च, आजकल बहुत सारे रिसर्च ऐसे हो गए हैं कि उसमें पार्टिसिपेंट को हार्म का खतरा रहता है। मान लीजिए कोई गिर गया, किसी की हड्डी टूट गई, तो उसका खर्च कौन कौन करेगा बियर? बहुत बारी हो सकता है ना कि हमारा कुछ ऐसा आसन हो, हम गिर गए, हड्डी टूट गई या चोट चोट लग गया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो जो है जो सैंपल है वो करेगा बियर। वो सैंपल नहीं बियर करेगा। यानी तो अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो आप इंश्योरेंस ले लीजिए। ठीक है, इंश्योरेंस जो है कंपनी ये क्लेम देखेगी।
या नहीं तो अगर आपका जो है मतलब आपको लगता है कि नहीं आप दे सकते हैं, तो मतलब पेमेंट आप ही को करना है, चाहे आप उसका इंश्योरेंस लेके कीजिए, वो सैंपल नहीं करेगा। सैंपल को किसी भी तरह का हम हार्म नहीं दे सकते हैं, ठीक है, और ना ही बेनिफिट दे सकते हैं कि लो हम तुमको 1000 रुपया देते हैं तो मेरा सैंपल बन जाओ, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। अब मुझे सैंपल नहीं मिल रहा है तो लो मैं तुमको 1000 रुपए दूंगी, तुम 3 महीना योगा करो और मैं तुमको, ऐसा नहीं करना है, ये अनइथिकल प्रैक्टिस है, ठीक है। अवॉइडिंग हार्म, रिसर्चर मस्ट इंश्योर participants and animal are not exposed to unnecessary risks, harm और डिस्ट्रेस, ठीक है। तो बस वही हार्म नहीं होना चाहिए, जो भी आपकी जो है सैंपल है उनको किसी भी तरह का हार्म नहीं होना चाहिए। राइट टू विड्रॉ मैं आपको बताई थी कि किसी भी समय जो है विड्रॉ कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, ठीक है। Researcher must maintain accurate record of data collection, analysis, and storage. Reporting must be transparent with any conflict of interest disclosed. वही जो मैं आपको बताई कि जो भी आपका जो है डेटा लेते हैं, जो भी आपको एनालिसिस करना है, कहाँ स्टोरेज करना है, ये आपको रिटर्न में रखना होता है अपने पास। आपको प्रेजेंटेशन के समय ये आपको बताना भी पड़ता है कि आप अपना स्टोरेज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, एनालिसिस एमएस कौन से सॉफ्टवेयर पे करेंगे, एक्सेल सीट पे अपना डेटा का क्या लगेगा, मतलब ये सारा कुछ जो है आपको जब आपका प्रेजेंटेशन होता है तो ये सारा कुछ आपको बताना होता है। देखिएगा उसमें भी लिखा हुआ, जो मैं आपको सिनॉप्सिस शेयर की हूँ ना, उसमें भी लिखा हुआ है ये चीज आपका, ठीक है। प्लेगरिज्म एंड डेटा फैब्रिकेशंस एंड फॉल्सिफिकेशन आर मेजर इथिकल violation. Research ethics emphasize originality and honesty in presenting finding. तो यही है कि आप जो भी आपका जो है प्लेगरिज्म है या जो आप डेटा के साथ छेड़छाड़ करते हैं वो नहीं करना है, जो एग्जैक्ट डेटा है उसी पे जो है आपको काम करना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इथिकल रिव्यू बोर्ड, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि मेरा एसवाइसा है, कोई और किसी यूनिवर्सिटी में होंगे, तो सबका इथिकल रिव्यू बोर्ड अलग अलग होता है, ठीक है। सबका इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड अलग अलग होता है, ठीक है। और इनकी एक कमेटी होती है, एक्सपर्ट की कमेटी होती है। जैसे कुछ लोग निमान से आ जाते हैं, जैसे हम लोग का होता है, तो इथिकल बॉडी में कुछ लोग निमान से है, कुछ लोग प्रोफेसर है जो रिटायर्ड है, तो इस तरह करके 5-6 लोग हमारे इथिकल कमेटी में थे, और वो आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, ठीक है, और आपको उसका जवाब देना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप थायराइड पे कर रहे हैं, आपको ब्लड सैंपल चाहिए, या तो आप डायबिटीज पे ही कर रहे हैं, आपको ब्लड सैंपल चाहिए, तो आपको सारा कुछ जो है, आपको एक कंपाउंडर के साथ और एक डॉक्टर, मतलब सारी टीम के साथ जाना है। ऐसे नहीं कि हम बस अब ब्लड लेना सीख गए और ब्लड ले लिए और हम तो चलते बने। आपको हर चीज बताना है इथिकल कमेटी को कि मैंने ब्लड सैंपल लिया है, तो ब्लड सैंपल लेने के समय मेरे पास एक कंपाउंडर होगा जो ब्लड सैंपल लेगा। फिर आप उसको रखेंगे कैसे, आपके पास एक थर्मोकोल वाला जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसका एनालिसिस जो आपके पास 50 सैंपल या 100 सैंपल जो ब्लड सैंपल आप लेंगे, उसका एनालिसिस आप कौन से लैब में कराएंगे, उनका भी अप्रूवल चाहिए होता है आपको, ठीक है। ये सारा डिटेल देना, जब भी कोई ब्लड केस आ जाता है ना, तो इथिकल कमेटी बहुत टाइट हो जाती है आपसे पूछने में, तब आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने जो मेरा रिसर्च था वो क्वेश्चन बेस्ड था, मैं कोई भी ब्लड सैंपल का काम नहीं की थी, बच्चों में ऐसे भी बहुत रिस्की होता है ये। तो मैं क्वेश्चन पे की थी, तो मेरे से उतना नहीं पूछा गया था, क्योंकि मेरा क्वेश्चन पे था बस बच्चों को टिक मार्क करना था, फॉर्म भरना था। लेकिन अगर ब्लड सैंपल होता, ठीक है, या कोई ब्रेन का कुछ ऐसा होता, कोई मशीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम लोग, तो उसमें आपको कैसे करना है वो पूरा डिटेल लिखना होता है, बताना होता है, पूरी टीम के साथ चलना होता है। ऐसे नहीं कि अगर आपको मान लीजिए कि ब्लड लेना आता है तो आपने ले लिया रख लिया, नहीं, आपके पास टीम होनी चाहिए ब्लड लेने के लिए अलग से, उसको रखना, उसको कहाँ कौन से लैब में देना है, कौन सी लैब इसको टेस्ट करेगी, ठीक है, वो पेमेंट कौन कौन करेगा, वो सब कुछ आपको बताना पड़ता है इथिकल कमेटी को। जहां भी ब्लड सैंपल का बात आए तो इथिकल कमेटी बहुत टाइट हो जाती है, फिर तो छोड़ती नहीं है, फिर तो आपसे पूरा डिटेल पूछती है उस समय कि आप कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, ठीक है। अब पब्लिकेशन में एथिक्स क्या होता है, इथिक्स इन पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन में एथिक्स क्या क्या हो सकता है कि डुप्लीकेट किसी का पेपर, ये नहीं है कि जो है सबमिशन कर दिए, अगर आप किसी के पेपर को रेफरेंस दे रहे हैं तो उसका साइटेशन जरूरी है, उसको क्रेडिट देना जरूरी है, जिसके भी पेपर को जो है हम ये कर रहे हैं,
ठीक है, यूज कर रहे हैं अपने पेपर में। तो पब्लिकेशन में इतना ही होता है आपका इथिकल प्रिंसिपल कि जो आप डुप्लीकेशन होता है उसको अवॉइड करना। ठीक है, जो भी होता है वो हमारे हमारे रियल रिसर्च का हो, किसी का रिसर्च हमने कॉपी नहीं किया हो, ये सारा कुछ हमें इथिक्स इन पब्लिकेशन पे ध्यान रखना होता है। Role of UGC in promoting research ethics. The University Grants Commission UGC enforces strict ethical standard and mandates institutions to implement policies that promote academic integrity, ensure that research in India contributes positively to the academic community and society at large. कहते हैं कि जिस कंट्री का जो है रिसर्च बहुत अच्छा होता है वो बहुत डेवलप कंट्री होता है। आप देखिएगा जिस जो डेवलप कंट्री है अधिकतर रिसर्च वहां से ही आता है, क्योंकि वो रिसर्च पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, तो हमारी यूजीसी भी यही कहती है कि आप जो भी रिसर्च करते हैं वो सोशली रिलीवेंट होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए, एक अच्छा रिसर्च होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे मुझे तो पीएचडी करके प्रोफेसर बनना है तो क्या करना है, बस डिग्री आ जाए मेरे पास, ऐसा सोच के नहीं रिसर्च करना चाहिए। तो नहीं तो आपका रिसर्च अच्छा नहीं होगा, आपको रिसर्च करने में मजा नहीं आएगा, आप रिसर्च को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, रिसर्च में टाइम लगता है, 5 साल मिनिमम लगता ही लगता है अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर आप थ्योरेटिकल रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत लोग 3 साल में कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई इथिकल कमेटी और इन सब चीज की कोई कमेटी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप तो राइटिंग में कर रहे हैं, कोई ह्यूमन पार्टिसिपेंट नहीं होता है, कोई आपको डेटा कलेक्शन करने की जरूरत नहीं होता है, बस रिटन काम होता है। तो जो थ्योरेटिकल रिसर्च करता है उनका 3 साल में हो जाता है। मिनिमम यूजीसी 3 साल में आपको डिग्री देती है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करता है उसको टाइम लगता है, उसको 4-5 साल लगते हैं, 5 साल तो लगता ही लगता है। ठीक है, तो ये आपका जो है यूजीसी कहती है कि जो भी कीजिए अच्छे सोच के साथ कीजिए। बस ऐसा नहीं सोचिए कि बस मुझे तो प्रोफेसर बनना है, ये बनना है, तो बस मुझे वो पीएचडी चाहिए बस इसके लिए। ऐसा सोच के करेंगे तो रिसर्च भी अच्छा नहीं होगा, आपको भी मजा नहीं आएगा और आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा फिर इसमें। ठीक है, तो ये आपका था प्लगिज्म और इथिक्स। तो ये कुछ भी नहीं है, बस ये याद करने का चीज है, ऐसा इसमें कुछ समझने का चीज नहीं है कि 10% होता है तो क्या होता है, 10 to 40% होता है क्या होता है, 40 to 60% और 60%। इथिकल, आपको इथिक्स में जो समझना है वो बस आपको ये समझना है कि हम लोग इन्फॉर्म कंसेंट का क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछते हैं ये लोग, बराबर नहीं आता है, कभी कभी ये लोग पूछते हैं इन्फॉर्म कंसेंट से आपका। तो इन्फॉर्म कंसेंट जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी पार्टिसिपेंट को, ह्यूमन पार्टिसिपेंट जब भी हमारे रिसर्च में आते हैं तो उनको जो है वो वॉलंटरी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके के साथ उनको रिटर्न में सब कुछ देना होता है एक फॉर्मेट के साथ। उसके बाद फिर जो है हम उनपे उनके ऊपर फिर रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्म कंसेंट एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। तो बाकी इथिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेते हैं। आपको 1-2 क्वेश्चंस मैं लेके भी आई हूँ जो पहले आए हुए आपके। ये क्वेश्चन शायद मैं आपको एग्जाम में भी दी थी ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड रिसर्च। और साइंटिफिक मेथड से क्या क्या समझते हैं आप लोग? साइंटिफिक रिसर्च अगर हम बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड क्यों क्यों लिखा हुआ है, ये किस रिसर्च की तरफ इशारा कर रहा है आपको? एम्पेरिकल, सिस्टमैटिक। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आपका जो ए से लेके एफ तक है, इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सबसे 100% कॉन्फिडेंट है कि ये होगा ही होगा? ए बी सी एफ। इंपेरिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक, तो इसमें कौन सा आपको लगता है कि जो है ये होना ही होना चाहिए? ए बी सी डी, एक एक बताइए। सी में होना चाहिए। सी होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। ठीक सी। है, तो अब ये देखिए कि किसी और कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें सी नहीं है? ठीक है, देखिए अगर दो सी होना चाहिए तो ऑप्शन आपके पास 2 ही बचा है, यानी तो 2 बचा, यानी तो 4 है। बाकी 1 और 3 में ऑप्शन में है ही नहीं सी। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गए। ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा आप बताइए जो लगता है कि आपको 100% ये होना ही होना चाहिए। एम्पेरिकल। इंपेरिकल, जो ऑप्शन ए है आपका। ठीक है, तो अब ये देखिए ये दोनों ऑप्शन में ए है आपका, 2 में नहीं है, फोर्थ में है। 4th में है। ठीक है, तो अगर 4th के हिसाब से देखें तो क्या क्या है? ए है, होगा, ऑब्जेक्टिविटी ये भी होगा, सिस्टमैटिक ये भी होगा, एफ जो है आपका क्या है? प्रिडिक्टिव भी होगा। ठीक है, ये डी तो होगा ही नहीं, ये कुछ होता ही नहीं, ये अपने मन से डाल दिया गया ये ऑप्शन। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? 4 हो जाएगा।
फोर्थ ABCF, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ये नेट में आया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, उस दिन मैं आपको बोली थी ना कि इस पे क्वेश्चन कैसा आता है मैं बताऊंगी आपको। देखिए ये स्क्यूनेस और कर्टोसिस पे ये एक क्वेश्चन आया हुआ है रिसर्च इसमें नेट एग्जाम में। इसमें लिखा हुआ है कि अ रिसर्चर एडमिनिस्टर्स एन अचीवमेंट टेस्ट टू असेस एंड इंडिकेट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन हिज और हर स्टडी, ठीक है। The distribution of the score on the test is found to be negatively skewed. कैसा है ये, किस तरफ है negative skewed जो है? तो माइनस साइड में। हाँ, माइनस साइड कौन सा हो गया आपका नेगेटिवली स्क्यूड है? तो निगेटिव राइट हुआ लेफ्ट हुआ? लेफ्ट होगा। लेफ्ट हुआ, ठीक है। तो नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है, माइनस साइड की तरफ है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट कैन बी स्टेटेड विथ रिगार्ड टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट। अगर मेरा स्क्यूड माइनस साइड में है तो आपके टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा? टेस्ट इज वेरी इजी, टेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट, टेस्ट इज नाइदर इजी नॉट डिफिकल्ट, द टेस्ट इज इजी एंड नीड्स नॉर्मलाइजेशन। क्या होगा इसका आंसर? अगर आपका स्क्यूड निगेटिव की तरफ है, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ है, स्क्यूडनेस आपका लेफ्ट साइड की तरफ आया है, तो क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा? क्वेश्चन हार्ड होगा, क्वेश्चन इजी होगा, कैसा होगा क्वेश्चन? ये आपका नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। इजी होगा ना मैम, फर्स्ट नंबर। सोच के बताइए, और सब लोग पार्टिसिपेट। मैम द टेस्ट इज इजी एंड नीड्स नॉर्मलाइजेशन। क्यों इजी क्यों होगा मैम? इजी क्यों नहीं होगा? मैम, डिफिकल्ट होगा क्योंकि निगेटिव है ना, तो पॉजिटिव में जाता है तो मैम जो है क्वेश्चन जो है आसान, क्वेश्चंस इजी होते हैं, और निगेटिव में जा रहा है तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट आए हैं। ठीक है, अभी इसलिए याद जो आ है रहा मैम है निगेटिव में जा रहा है। सौरभ जी को। जब निगेटिव हो रहा है तो नंबर, इसका मतलब मार्क्स कम आ रहे हैं ना आपको। अगर मार्क्स कम आ रहा है किसी को तो क्या होगा? टेस्ट इजी होगा, डिफिकल्ट होगा मैम। डिफिकल्ट होगा। ठीक है, टेस्ट जो है डिफिकल्ट होगा। अगर किसी को नेगेटिव मार्क आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि मीन मेरा 50 नंबर है, एवरेज मेरा 50 है, तो जब निगेटिव की तरफ जाएगा तो 40 30 ऐसे होता जाएगा। कल ही बताई थी ना क्लास में मैं। तो नंबर कम होते जा रहे हैं ना, अगर निगेटिव की तरफ जा रहा है ग्राफ मेरा, तो वो नंबर कम कम होते जा रहा है बच्चों को। अगर निगेटिवली स्क्यूड है तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे का नंबर कम है। अगर बच्चे का नंबर कम है तो टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल क्या होगी? टेस्ट का लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा मैम। मैं आपका जो है रिसर्च का टेस्ट लेती हूँ। टेस्ट जो है 100 मार्क्स का होता है, और जो मैं नॉर्मल कर्व पे निकालती हूँ, तो जो स्क्यूड आपका कर्व जो है स्क्यूड जो है आ जाता है निगेटिव साइड की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को नंबर कम आए, यही हुआ ना। अब नंबर कम आए तो टेस्ट का लेवल कैसा होगा? आप लोग सबको 100% को नंबर कम आए। मेरा 100 नंबर का मैं ली थी, और जो हाईएस्ट स्कोर गया वो 40 ही गया, ठीक है। डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये इसी तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको ध्यान रखिए, ठीक है। और इसमें ऑप्शन सेकंड होगा ना मैम, टेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, टेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको बताई थी ना कि अगर निगेटिव की तरफ स्क्यूड होता है तो इसका मतलब बच्चे को कम नंबर, फिर वो माइनस में जा रहा है ना नंबर, और पॉजिटिव की तरह हो तो नंबर बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, हो सकता है फिर कभी रिपीट हो जाए ये, ठीक है। और तो ये नहीं था। तो देखिए ये लास्ट टॉपिक था आपका प्लेगरिज्म और इथिक्स का, ठीक है। और कल आप लोग प्रेजेंटेशन दीजिएगा। प्रेजेंटेशन से डरिए मत, मैं आपको यहाँ पे हूँ बताने के लिए, ठीक है। हम लोग समझने के लिए, पढ़ने के लिए, हम लोग जो है आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे है। तो प्रेजेंटेशन जरूर दीजिए, लेकिन पढ़ के भी आइए, साथ में थोड़ा बहुत पढ़ के आइए कि चीजें आपको जो है समझ में आए, ठीक है। तो इसी तरह का मैं क्वेश्चन, और मैं एक 25 क्वेश्चन कराई थी प्रीवियस बैच में। मैं देखती हूँ वो वीडियो मुझे मिलता है तो मैं आपको कर लूंगी शेयर। वो जितने भी क्वेश्चन थे वो कभी ना कभी नेट में आए हुए थे, मैं उसको बहुत अच्छे से समझाई थी सारे के सारे क्वेश्चन को, ठीक है। पिछले साल का जो बैच ली थी मैं, तो उसमें मैं 25 क्वेश्चन का एक सेट बनाई थी,
और उसमें सारे क्वेश्चंस जो है नेट के क्वेश्चंस ही थे जो नेट में आए हुए थे। मैं देखती हूँ अगर मुझे वो वीडियो मिलता है तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा उसको भी, ठीक है। अब बताइए कोई किसी को दिक्कत हो? विजय जी, सौरभ जी, निष्ठा जी, किसी को? जी मैम। ठीक है, नो ठीक है। प्रेजेंटेशन में अपने हिसाब से लिख के लाना है ना, अपने सर्च से करके जैसा आपको मिल रहा है उसको। क्या 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 फिर से एक बार बोलिए विजय जी। जो आपने प्रेजेंटेशन दिया मैम, हाँ, वो तो ये ज्ञान कोश से ही देख के लिख के लाना है ना मैम, जहाँ तक को मिलता है। हाँ, जो सिनॉप्सिस का दिया है ना मैंने लिखने आपको, वो जो सिनॉप्सिस। बोला था पेपर लिखने के लिए, उससे उसमें डालना है, लिख देना है। नहीं नहीं, आप सिनॉप्सिस के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं मैडम, जो आपने बोला ना शुक्रवार को ये देना है हमको अच्छा जो। अच्छा 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 अच्छा। नहीं नहीं, वो तो मैंने आपको क्वालिटेटिव रिसर्च का दिया हुआ है। क्वालिटेटिव रिसर्च में मैं तीन रिसर्च, चार रिसर्च बांट दी हूँ। एक 4 रिसर्च जो है निष्ठा जी मतलब गर्ल्स के टीम में है, और 4 रिसर्च जो है आपके पास है। तो आपको जो है पढ़ के आना है और उसको समझाना है कि आपको क्या क्या समझ में आया, क्योंकि जो भी जितने भी रिसर्च है ना वो बहुत मिलते जुलते हैं। इसीलिए मैं आपको बोली हूँ कि आप पढ़ के आइए, तो पढ़ के आएंगे तो फिर आपको ज्यादा डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी भी क्वालिटेटिव रिसर्च है मोर और लेस हर एक दूसरे से मिलती है वो, ठीक है। आप कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए मैंने कहा कि प्रेजेंट आप ही कीजिए। आप मुझे समझाइए, नहीं भी पढ़ के आते कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि पढ़ के आइए आप लोग, ठीक है। तो फिर मैं एक एक करके आपको सारा समझाते जाऊंगी रिसर्च, वो एक टॉपिक बचा हुआ एक हमारा, ठीक है। ठीक है, तो फिर तो ठीक है। मैम आ गई है क्लास के लिए? नहीं आई है अभी ना? अभी क्लास आज है? कोई क्लास नहीं है। अच्छा, आज नहीं। कोई क्लास नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई क्लास नहीं है तो ठीक है, आप लोग अपना रिसर्च का कीजिए काम फिर, ठीक है। जी। कल जो आपका कल का जो आपका होमवर्क है उसको कीजिए और खत्म कीजिए उसको।